हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का 2020 का जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं, प्रीवियस पेपर को। और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है देखेंगे। उसके बाद अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु लघु उत्तरीय प्रश्न यानी संपूर्ण पेपर को जो है इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है। तो इसका जो है फ्री नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर आप लोग ज्वाइन करके जो है इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है समाप्त करेंगे, यानी संपूर्ण पेपर को जो है इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पुस्तिका द्वितीय सेमेस्टर 2020 का ये पेपर है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम वाला पेपर। यहाँ पे पूर्णांक की बात करें तो 50 नंबर का होता है, और समय जो मिलता है आपको 2 घंटे का मिलता है। ठीक है। इसमें जो होता है ये अतलग उत्तरीय प्रश्न, ये 25 शब्दों में लिखना होता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? यहाँ पे विचार से संबंधित क्वेश्चन है। अरस्तु के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो ये जो कथन दिए हैं ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन, यानी इसमें ये जो चारों संगठन दिए हैं इसमें जो है कौन जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है उसको जो है बताना है। तो यहाँ पे यूनेस्को दिया है, डब्ल्यूएचओ दिया है, यूएनआईडीओ, उसके बाद में यूनिसेफ दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनेस्को जो होता है ये जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन होता है। कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। और अगर यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ हो गया। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग जो है थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि दीवा स्वप्न के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपको इस बार भी देखने को मिलेगा 2024 में सेकंड सेमेस्टर में। तो इसको जो है आप लोग जो है कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए। दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, जीजू भाई है, उसके बाद में डॉक्टर राधा कृष्णम, और उसके बाद में है 4 नंबर पे है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गीजू भाई है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गीजू भाई। उसके बाद में 4 नंबर में दिया है कि पाली भाषा किस शिक्षा का माध्यम थी, यानी किसमें जो है पाली भाषा जो होता है ये शिक्षा का माध्यम था। फर्स्ट में दिया है वैदिक कालीन शिक्षा का, बौद्ध कालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का, मध्यकालीन शिक्षा का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बौद्ध कालीन शिक्षा में जो है ये पाली भाषा शिक्षा का मुख्य जो है होता है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बौद्धकालीन जो शिक्षा होती है ये मुख्य होता है पाली भाषा शिक्षा का माध्यम। उसके बाद में हम 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि मुदालियर आयोग संबंधित है। जो मुदालियर आयोग है वो किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालयी शिक्षा से या उपर्युक्त सभी से। तो ये जो मुदालियर आयोग की अगर हम बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा से जो है संबंधित है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है 5 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में दिया हुआ है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का है, रूसो, मॉन्टेसरी या प्लेटो का। तो ये कथन जो है ये रूसो का है। ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर की हम बात करें तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? मैकाले को, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांड या चार्ल्स वुड को। तो जो है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता की अगर बात करें तो चार्ल्स ग्रांड को माना जाता है। उसके बाद में है 8 नंबर में दिया हुआ है कि किंडरगार्टन से अपराय क्या होता है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान, बाल उद्यान या बच्चों का कमरा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बाल उद्यान होगा। अगर किंडरगार्टन पद्धति की बात करें तो इसको जो है किसने दिया था, ये फ्रोबेल ने दिया था, फ्रोबेल। इस प्रकार से 8 जो है समाप्त हो गया है। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करें तो गीजू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित। तो गीजू भाई जो थे, ठीक है, ये जो है शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। उसके बाद में हम लोग 10 नंबर देखते हैं कि महिला समाख्या योजना कब लागू किया गया था। यहाँ पे डेट पूछा गया है, सन 1992 में, 1995, 1968 या 1969। 1989 ये है, 1989। तो ये राइट आंसर है, ठीक है, 1989। उसके बाद में हम 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ठीक है। यह कथन किसका है, पार्सन्स का है, काने का है या महात्मा गांधी या अर्बन। तो यह जो कथन होता है ये अर्बन का है, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर की हम बात करते हैं। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो इसमें जो सौर ऊर्जा होता है ये स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन होता है। उसके बाद में हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 23। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो 21 ये होगा। ये भारत की संविधान में वर्णित है कि 21 ये में कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद में 14 नंबर यहाँ पे दिया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्म अनुभूति, आत्म व्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास या बालक का प्राकृतिक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा आत्म अनुभूति। उसके बाद में 15 नंबर की बात करते हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक, दमनात्मक या सामाजिक। तो मुक्तात्मक ये बात करता है जो प्रकृतिवाद होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे 15 जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है 16 नंबर में दिया है कि बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो बौद्धकालीन में के शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है कि बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा और तक्षशिला, ठीक है। नालंदा था और उसके बाद में तक्षशिला, ये 2 प्रमुख केंद्र थे। ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद में 17 नंबर की हम बात करें। 17 नंबर में दिया है कि मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। जो मूल्यपरक शिक्षा होती है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्यों जैसे हो गया, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, करुणा हो गया और न्याय का जो है विकास करना होता है मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य, या उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद में 18 नंबर में दिया है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को भारतीय शिक्षा का जो है महाअधिकार पत्र कहा जाता है। यह शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता देती है। जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता देती है। 19 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। जो उपनयन संस्कार होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो उपनयन संस्कार जो है हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें एक बालक को ब्रह्मचर्य का व्रत लेने और वेदों के अध्ययन करने के लिए जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है कब घोषित की गई थी, तो ये जो है 2012 में जो है घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में बाल श्रम को जो है खत्म करना है। शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। ये डाउन फिल्टरेशन थ्योरी की बात कर रहा है। तो शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत जो है ऑगस्ट काम्टे, ठीक है, ऑगस्ट काम्टे ने दिया था। उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसा सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में असमानता को बनाए रखता है।
ये 2020 का पेपर है, इसके पहले का पेपर आप लोग देखना चाहें तो जो है चैनल पर आप लोग जाइए, वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है प्रीवियस ईयर पेपर का, सेकंड सेमेस्टर का। वहाँ पे जो है आप सभी लोगों को सभी पेपर जो है आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ 22 नंबर में दिया है कि प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो प्लेटो की प्रमुख रचना का नाम है रिपब्लिक। ठीक है। इसमें इन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, एक आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट की जो है इन्होंने कल्पना की है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्य लिखे। यहाँ पे दो उद्देश्य लिखना है। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना और उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाना, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो बालिका विद्यालय होता है इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर इन सभी के बारे में जैसे कस्तूरबा गांधी हो गया, इसके अलावा और सब जो पेपर फर्स्ट है, अगर इसको विस्तार से आप लोग पढ़ना चाहें तो चैनल पर जाकर वहाँ पे हमने जो है बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक जो है वहाँ पे क्लियर किए हुए हैं। तो आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है सेकेंड सेमेस्टर का। फर्स्ट पेपर बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर वहाँ पे आप सभी लोगों को फ्री में मिल जाएगा। और इस प्रकार से पढ़ाया गया है कि पहले एक टॉपिक हो गया, उसके बाद में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उसके बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है। तो 24 नंबर दिया है कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। जो टीचर होते हैं उसका जो पैरामीटर होता है, मानक होता है, ये कौन सी संस्था जो है जो तय करती है। ठीक है। तो ये मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा जो है तय किया जाता है। 25 नंबर की बात करें तो शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए, यानी शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा क्या होता है? तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, कौशल और मूल्यों को जो है प्राप्त करता है। ज्ञान हो गया, कौशल हो गया और मूल्यों को प्राप्त करता है। शिक्षा एक जो है प्रक्रिया होती है, माध्यम होता है। उसके बाद में 26 नंबर की हम बात करें तो शिक्षा के दो उद्देश्य लिखे। यहाँ पे शिक्षा के दो उद्देश्य लिखना है। तो व्यक्ति का जो है सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट करना और उसके बाद में समाज का विकास करना। 27 नंबर में दिया है कि ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं। ड्रॉप आउट बालक वह बालक होते हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है। यानी किसी कारणवश जो बीच में पढ़ते रहते हैं, उसके बाद में सत्र बिना कंप्लीट हुए वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद में 28 नंबर में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो जैसे हो गया, फर्स्ट हो गया असहयोग आंदोलन हो गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। दो प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखना था। उसके बाद में है पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो क्या होता है कि वृक्षारोपण करना और प्रदूषण को जो है कम करना, ये पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय होते हैं। 30 नंबर की हम बात करते हैं तो किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो चार नैतिक मूल्य क्या क्या होते हैं, जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, करुणा हो गया और न्याय हो गया। ये सभी नैतिक मूल्य होते हैं। अब हम देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। जो कि कितने शब्दों में, ये 75 शब्दों में लिखना है। ये आपका ये जो आंसर है ये 100 शब्दों में है। ठीक है। आप लोग काउंट कर सकते हैं बिल्कुल एक एक अक्षर। ठीक है। तो मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति की जो विशेषताएं हैं उसको जो है लिखना है। तो मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति जो है बाल केंद्रित है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मारिया मांटेसरी की जो शिक्षा पद्धति है वो किस पर केंद्रित है, तो वो बाल केंद्रित है। इसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से जो है सीखने और खोज करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। इस पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो सेंसरी सामग्री जैसे हो गया, बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से जो है सीखने के लिए विशेष सामग्री जो है प्रदान की जाती है। और स्वतंत्र कार्य, यानी बच्चों को अपनी गति से और अपनी रुचि के अनुसार जो है काम करने के लिए स्वतंत्रता होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति में? शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में जो है कार्य करता है और बच्चों को सीखने में जो है मदद करता है। ठीक है। केवल मार्गदर्शक और मदद करता है, शिक्षक का कार्य होता है। उसके बाद में सामाजिक विकास, बच्चों को समूह में काम करने और दूसरों के साथ जो है किस प्रकार से सहयोग करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हो गया मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति। अब हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक एक करके। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी। जो टीचर होते हैं उनके अंदर जो है गुणवत्तापूर्ण टीचर होनी चाहिए, इसकी जो है कमी है।
तो कई स्कूलों में योग्य और अनुभवी शिक्षकों की जो है कमी होती है। संसाधनों में कमी, जैसे कई स्कूलों में पर्याप्त पुस्तकें, प्रयोगशाला, उपकरण और अन्य संसाधन नहीं होते हैं। ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां हैं। उसके बाद में हो गया बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे कई स्कूलों में भवन हो गया, शौचालय हो गया और पीने का पानी हो गया, ये सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो पाती है। उसके बाद में है सामाजिक आर्थिक असमानताएं। गरीब और वंचित बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में जो है अधिक कठिनाई होती है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के हमको गुण बताना है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या विशेषताएं थी, क्या गुण था। विश्वव्यापी शिक्षा। बुद्धकालीन शिक्षा जो था वो उद्देश्य सभी लोगों को जो है ज्ञान और मुक्ति प्रदान करना था। निशुल्क शिक्षा, इसमें बौद्ध शिक्षा सभी के लिए जो है निशुल्क होते थे। व्यवहारिक शिक्षा, यानी बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना था। शांति और अहिंसा का संदेश, ये जो बौद्धकालीन शिक्षा था, बौद्ध बौद्ध शिक्षा शांति और अहिंसा और करुणा का संदेश देने वाला होता था। मन और शरीर का विकास, यानी इसके साथ हुई बौद्ध शिक्षा में मन और शरीर दोनों को जो है किस प्रकार से विकास किया जा सके, ये बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में दिया है कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। जो शिक्षा शिक्षा में क्या योगदान होता है एक राज्य का, इसके प्रमुख कार्यों को जो है लिखना है। ठीक है। तो निम्नलिखित कार्य शामिल हो सकते हैं, जैसे हो गया शैक्षिक नीति का निर्माण। राज्य को जो है शिक्षा के लिए जो है नीतियां बनानी चाहिए और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है नीतियों का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। राज्य को जो है सरकारी और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, यानी राज्य को योग्य और अनुभवी शिक्षक की नियुक्ति करना चाहिए और उन जो जिनका नियुक्ति किया जाता है जिन टीचरों का, उनको जो है ठीक प्रकार से ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। शैक्षिक संसाधनों का प्रावधान प्रबंध, जैसे शैक्षिक संसाधनों के अंतर्गत हो गया पुस्तकें हो गई, उसके बाद में प्रयोगशाला हो गया और उपकरण आदि का जो है प्रबंध एक राज्य के द्वारा करना चाहिए। शिक्षा का वित्त पोषण, यानी राज्य को शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। जो आदर्शवाद था और उसके बाद में प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की हमको तुलना करना है। तो अगर इनके बीच में समानताओं की अगर हम बात करें, तो दोनों दर्शन मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मानव विकास करना होता है। कि ये जो आदर्शवाद है और प्रकृतिवाद, दोनों ये मानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है ये मानव का एक विकास करना होता है। दोनों दर्शन मानते हैं कि शिक्षा को मन और शरीर दोनों का विकास जो है चाहिए। मन और शरीर का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर अंतर की हम बात करें, तो आदर्शवाद का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ना होता है। किससे किससे? आध्यात्मिक के साथ साथ जो है नैतिक मूल्यों से जोड़ना होता है। और अगर प्रकृतिवाद की बात करें, तो प्रकृतिवाद क्या मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव को जो है प्राकृतिक दुनिया से जो है जोड़कर पढ़ाना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके बाद में है आदर्शवाद का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है मानव को सत्य, अच्छाई और सुंदरता के आदर्शों से जो है परिचित कराना चाहिए। जबकि प्रकृतिवाद का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव को वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है तैयार करना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब होता है कि सबसे पहले हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं, उसके बाद में व्यापक अर्थ की बात करेंगे। तो संकुचित अर्थ का मतलब होता है कि कोई बालक हो गया, वो स्कूल जाए, वहां पे जो है बुक पढ़ ले, तो ये हो गया कि बुक में जितना नॉलेज दिया है उसको जो है ग्रहण कर ले। तो ये आपका हो गया, ये संकुचित अर्थ हो गया शिक्षा का। और अगर जो औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक के साथ साथ जो है अनौपचारिक, यानी अपने पास पड़ोस से जो कुछ सीखता है, अपने समाज में रहकर जो कुछ सीखता है और अपने जो है विद्यालय में जो कुछ सीखता है, ये सभी जो हो गया। अगर इन सभी की बात करेंगे तो ये व्यापक अर्थ के, शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ किसी भी प्रकार के सीखने या ज्ञान प्राप्त करने को संदर्भित करता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक मतलब वाइडर मीनिंग, व्यापक अर्थ किसी भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार के
किसी भी प्रकार के सीखने या ज्ञान प्राप्त करने को संदर्भित करता है, यानी कहीं भी आप कहीं भी किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये व्यापक अर्थ होता है शिक्षा का। या एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होता है, आप जीवन में जो है कहीं भी कुछ भी सीखते रहते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति को अपने ज्ञान, कौशल और समझ को बढ़ाने में जो है मदद करती है। शिक्षा न केवल औपचारिक शिक्षा जैसे स्कूल और विश्वविद्यालय में प्राप्त जो ज्ञान होता है तक सीमित है, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा जो घर पर सीखी जाती है, काम पर सीखी जाती है और समुदाय से प्राप्त जो शिक्षा प्रदान की जाती है, और गैर औपचारिक जैसे संगठित शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त शिक्षा भी शामिल होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 37 नंबर में दिया है कि हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में यहाँ पे हमको बात करना है। हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को जो है अगर हम बात करें तो शिक्षा की जांच। कमीशन ने भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच की, ठीक है, ये जो कमीशन था हंटर कमीशन, कि किस प्रकार से शिक्षा है उसकी जांच की जाए। उसके बाद में शिक्षा की सिफारिश। कमीशन ने भारत में शिक्षा के सुधार के लिए जो शिक्षा में कमियां रह गई है उसके सुधार के लिए जो है कई सिफारिशें की थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। कमीशन ने जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश किया था। व्यावसायिक शिक्षा का विकास, यानी कमीशन ने व्यावसायिक शिक्षा के विकास के बारे में जो है इसके बारे में सिफारिश किया था। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, यानी ये जो कमीशन था हंटर कमीशन, ये लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की भी सिफारिश किया था। उसके बाद में हम देखते हैं शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, यानी शांति निकेतन की स्थापना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण। शांति निकेतन का उद्देश्य क्या था कि भारतीय संस्कृति और जो परंपराओं का संरक्षण करना था, ये उद्देश्य था। उसके बाद में मन और शरीर का विकास। शांति निकेतन जो स्थापना किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों के मन और शरीर दोनों का जो है विकास करना था। शांति और अहिंसा का प्रचार। शांति और का प्रसार, यानी शांति निकेतन का उद्देश्य जो है शांति और अहिंसा के मूल्यों का जो है प्रचार करना था। विश्व एकता का प्रोत्साहन। शांति निकेतन का उद्देश्य क्या था कि विश्व एकता को जो है प्रोत्साहित करना। उसके बाद में हम 39 नंबर देखते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के जो प्रमुख उपाय होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो वन रोपण, यानी वन को जो है लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समोच्च रेखा कृषि, यानी समोच्च रेखा कृषि में खेती को समोच्च रेखाओं के अनुसार बनाया जाए, जिससे मृदा अपरदन को रोकने में जो है मदद मिले। जल संरक्षण जो है मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। उसके बाद में खाद और खनिजों का उचित उपयोग करना चाहिए। खाद और खनिज जो होते हैं उनका उचित प्रकार से जो है उपयोग करना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन को जो है रोकने में मदद मिलती है। मृदा संरक्षण उपकरणों का जो है उपयोग करना चाहिए। मृदा संरक्षण उपकरणों का उपयोग मृदा अपरदन को जो है रोकने में मदद करती है। उसके बाद में हम 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में दिया हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बुनियादी शिक्षा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो बुनियादी शिक्षा, तो बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दिया गया था? तो बुनियादी शिक्षा दिया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए ये क्वेश्चन। इससे बुनियादी शिक्षा जो है आप लोग कंप्लीटली पढ़ के जाइएगा। इसके बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं बुनियादी शिक्षा के बारे में। और ये जो है गांधी जी द्वारा जो है दिया गया था। ये आपके हर एक एग्जाम में लगभग यहाँ डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर होता है, ये क्वेश्चन जो है हर पेपर में रहता है बुनियादी शिक्षा से संबंधित। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ये लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, यानी कहीं से भी किसी में भी ये डाल सकता है, ठीक। तो चलिए इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी हमको लिखना है। तो बुनियादी शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है, ठीक है, ये शैक्षिक दर्शन है जो गांधी जी द्वारा जो है विकसित किया गया था। बुनियादी शिक्षा उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए जो है आवश्यक व्यवहारिक कौशल सिखाना है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा में बच्चों को हस्तकला, कृषि और अन्य व्यवहारिक विषयों का जो है अध्ययन कराया जाता है। बुनियादी शिक्षा का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन के लिए उपयोगी कौशल विकसित करना भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 2020 का पेपर ये बिल्कुल कंप्लीट किया, पेपर नंबर 1। इसके अलावा अन्य पेपर को आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट हमने बना दिया है प्रीवियस ईयर, यानी सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का करके जो है आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाकर
जो है देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो जो है हमसे जुड़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि इसके बाद जो है आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर जो है प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जो है कमेंट में बताइए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।